नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने 16 जनवरी 2026 की कुछ सुर्खियां हैं। पहली नजर में ये काफी अलग-अलग खबरें लगती हैं। हाँ, कहीं कोई नई तकनीक लॉन्च हो रही है तो कहीं किसी टाइगर रिजर्व का नाम बदला जा रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले जमीनी स्तर पर हो रहे कुछ दिलचस्प पहले कदमों की बात करते हैं। मेरे सामने खबर है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की। जी। उन्होंने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। सुनने में ये एक छोटा स्थानीय इनोवेशन लगता है, लेकिन क्या ये वाकई बस उतना ही है? देखिए, ये दिखने में छोटा है पर इसका असर बहुत बड़ा है। सोचिए, भारत के वो दूर दराज के गांव जहां आज भी बिजली की सप्लाई मतलब भरोसेमंद नहीं है। हाँ, वहाँ बैंकिंग कैसे पहुंचेगी? एग्जैक्टली। ये एटीएम वैन उसी सवाल का जवाब है। ये किसी बिल्डिंग या बिजली के ग्रिड पर निर्भर नहीं है। ये सूरज की रोशनी से चलती है और कहीं भी जा सकती है। मतलब पूरी तरह से मोबाइल है। हाँ, तो ये सिर्फ एक एटीएम नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे सस्टेनेबल एनर्जी यानी हरित ऊर्जा अब भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की चाबी बन रही है। ये बैंकिंग को लोगों के दरवाजे तक ले जाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो ये तकनीक और सामाजिक जरूरत का एक सीधा संगम है। और जब हम जमीनी स्तर पर सस्टेनेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो राजस्थान से भी एक ऐसी ही खबर है, बामनवास कांकर पंचायत की। हाँ बिल्कुल। उसे राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। पूर्णतः जैविक का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस पंचायत के दायरे में होने वाली खेती में किसी भी तरह के केमिकल मतलब सिंथेटिक कीटनाशक या उर्वरक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अच्छा, सब कुछ प्राकृतिक? सब कुछ प्राकृतिक तरीकों से होता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अक्सर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात बड़े बड़े सेमिनारों में करते हैं, लेकिन यहाँ एक पूरी पंचायत ने इसे जमीन पर उतार के दिखाया है। ये तो एक बेहतरीन मॉडल है। हाँ, ये एक जीता जागता मॉडल है जो बताता है कि पर्यावरण अनुकूल खेती संभव है। अब चुनौती ये है कि इस मॉडल को सर्टिफाई कैसे किया जाए और देश के दूसरे हिस्सों में कैसे फैलाया जाए। सही बात है। और इसी पहले कदम की कड़ी में स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक खबर है जो ओडिशा से आ रही है। जी हाँ। ओडिशा क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD की रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। एक रजिस्ट्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं दूरदर्शी कदम है। CKD एक ऐसी बीमारी है जिसके शुरुआती लक्षण पता ही नहीं चलते। अच्छा। जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक मतलब काफी देर हो चुकी होती है। इसके मुख्य कारण डायबिटीज और हाइपरटेंशन है जो हमारे देश में बहुत आम है। तो डेटा की कमी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। ओडिशा में एक सर्वे में पाया गया कि 15 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14% लोगों में CKD के शुरुआती संकेत हैं, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 10% मरीजों का ही डेटा है। ये रजिस्ट्री उस गैप को भरेगी। तो इससे मदद कैसे मिलेगी? इससे सरकार को पता चलेगा कि बीमारी कितनी फैली है, किन इलाकों में ज्यादा है और इलाज के लिए किस तरह के संसाधनों की जरूरत है। यह बीमारी से लड़ने के लिए अंधेरे में तीर चलाने की बजाय डेटा के आधार पर एक ठोस रणनीति बनाने जैसा है। तो ये एक तरह से स्वास्थ्य का मैप तैयार करने जैसा है। और जमीनी स्तर पर जब स्वास्थ्य की बात हो तो सामाजिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। कर्नाटक सरकार ने अक्का पाड़े नाम की एक योजना को मंजूरी दी है जो खास तौर पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए है। ये योजना दूसरी योजनाओं से अलग कैसे है? इसका सबसे बड़ा फर्क मेरे हिसाब से इसके नजरिए में है। ज्यादातर योजनाएं अपराध होने के बाद सक्रिय होती हैं, यानी वो प्रतिक्रिया देती हैं। हाँ, एक रिएक्शनरी अप्रोच होता है। सही कहा। लेकिन अक्का पाड़े योजना रोकथाम पर केंद्रित है, यानी प्रिवेंशन पर। इसका मकसद उत्पीड़न, हिंसा और बाल विवाह जैसी समस्याओं को होने से पहले ही रोकना है। तो ये एक कम्युनिटी आधारित मॉडल है। जी, इसमें स्थानीय लोगों को ही निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया जाएगा। ये मानता है कि समाज की सुरक्षा सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि समुदाय की भी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। तो हमने देखा कि कैसे त्रिपुरा से लेकर कर्नाटक तक अलग अलग राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नए नए समाधान खोज रहे हैं। चलिए अब जरा पहचान और विरासत की बात करते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला हुआ है। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदला जा रहा है। इसका नया नाम होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व। जी। डॉक्टर वाकड़कर कौन थे और इस नाम बदलने के पीछे क्या सोच है? ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं है, ये इतिहास और प्रकृति को एक धागे में पिरोने की कोशिश है। डॉक्टर VS वाकड़कर एक महान पुरातत्वविद थे। अच्छा। उन्होंने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी।
जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और उसी रायसेन जिले में है जहां ये टाइगर रिजर्व है। तो ये दोनों जगह पास पास है? बिल्कुल। इन गुफाओं में हजारों साल पुराने शैल चित्र हैं जो हमारे पूर्वजों के जीवन को दिखाते हैं। तो अब जब कोई इस टाइगर रिजर्व में जाएगा तो वो सिर्फ बाघ देखने नहीं जाएगा, बल्कि वो इतिहास से भी जुड़ेगा। सही बात है, वो उस जगह से भी जुड़ेगा जहां हजारों साल पहले इंसान और प्रकृति का रिश्ता शुरू हुआ था। ये उस रिजर्व की पहचान को बहुत गहरा और समृद्ध बनाता है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब प्रकृति की विरासत को मानवीय इतिहास की विरासत से जोड़ा जा रहा है। जी। विरासत की बात चली है तो भारतीय सेना की भी एक गौरवशाली विरासत है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये तारीख इतनी खास क्यों है? इस तारीख के पीछे भारत के आत्मसम्मान और संप्रभुता का एक बड़ा प्रतीक छिपा है। 15 जनवरी 1949 यही वो दिन था जब पहली बार एक भारतीय अधिकारी फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। उनसे पहले कोई ब्रिटिश जनरल थे? हाँ, उनसे पहले ये पद एक ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर के पास था। तो ये दिन सेना के नेतृत्व के पूर्ण भारतीयकरण का प्रतीक है। मतलब हमारी सेना सही मायनों में भारतीय बनी? बिल्कुल, ये उसी पल का उत्सव है। और एक और रोचक तथ्य ये है कि 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1953 में फील्ड मार्शल करियप्पा रिटायर हुए थे। ये जानकारी वाकई महत्वपूर्ण है और सेना के अनुशासन और गौरव से प्रेरणा लेकर खेल जगत में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हो रही है। आप राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की बात कर रही हैं? हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ ने उसे फिर से शुरू किया है और इसके डायरेक्टर बनाए गए हैं मशहूर शूटर गगन नारंग। ये अकेडमी क्या करेगी? देखिए, ये अकादमी जो अहमदाबाद में है, असल में 2018 में ही बन गई थी, पर कोविड की वजह से काम नहीं कर पा रही थी। इसका लक्ष्य सिर्फ मेडल जीतने वाले एथलीट्स तैयार करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका लक्ष्य है ऐसे खिलाड़ी बनाना जो ओलंपिक के मूल्यों जैसे उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती को समझें और जिएं। ये एथलीटों के मानसिक और शारीरिक कल्याण पर भी ध्यान देगी। और गगन नारंग की नियुक्ति? उनकी नियुक्ति ये संदेश देती है कि अब खेल प्रशासन की बागडोर अनुभवी खिलाड़ियों के हाथ में दी जा रही है। वो खुद ओलंपिक पदक विजेता हैं, पद्मश्री और खेल रत्न भी उन्हें मिल चुका है। ये एक बहुत सकारात्मक बदलाव है। तो हमने देखा कि कैसे देश अपनी ऐतिहासिक, प्राकृतिक और खेल की पहचान को और मजबूत कर रहा है। अब जरा कैनवस को बड़ा करते हैं और देखते हैं कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति कैसी दिख रही है। ठीक है। एक खबर है मछली उत्पादन को लेकर। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सिर्फ एक रैंक है या इसके कुछ गहरे आर्थिक मायने भी हैं? ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोजी रोटी की कहानी है। पहले नंबर पर चीन है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 30% है। और भारत की? भारत लगभग 8% के साथ दूसरे पर है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात हमारी विकास दर है। पिछले 10 सालों में हमारा मछली उत्पादन 95 मिलियन टन से बढ़कर 195 मिलियन टन हो गया है। मतलब 100% से ज्यादा की छलांग। बिल्कुल। ये सेक्टर देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, जिनमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। तो ये आंकड़ा हमारी ब्लू इकोनॉमी की बढ़ती ताकत को दिखाता है और ये खाद्य सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से एक बड़ी सफलता है। आर्थिक संबंधों की बात करें तो एक छोटी सी खबर है कि इजराइल एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का 69वां सदस्य बन गया है। इसका क्या महत्व है? जी, ये एक सीधा सा तथ्य है, लेकिन ये बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है। एडीबी का मुख्य काम एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय मनीला में है ना? हाँ, मनीला में। इजराइल का इसमें शामिल होना दिखाता है कि वो एशिया के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को कितना महत्व दे रहा है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में एशिया के बढ़ते कद का भी एक संकेत है। और वैश्विक कद की बात हो तो संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है डीबी वेंकटेश वर्मा की। हाँ, उन्हें निरस्त्रीकरण मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कितना बड़ा पद है? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। आप सोचिए, वेंकटेश वर्मा इस बोर्ड के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं जो 1978 से काम कर रहा है। निरस्त्रीकरण और हथियारों की होड़ को रोकने जैसे दुनिया के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सलाह देता है। वर्मा 1988 बैच के एक बेहद अनुभवी आईएफएस अधिकारी हैं। वो रूस में राजदूत भी रह चुके हैं। हाँ, और भारत की सिविल न्यूक्लियर डील की बातचीत में भी शामिल रहे हैं। उनका इस पद पर चुना जाना ये दिखाता है कि वैश्विक सुरक्षा के मामलों में दुनिया भारत की आवाज को गंभीरता से सुनती है और उस पर भरोसा करती है। तो एक तरफ जहां भारतीय राजनयिक वैश्विक मंच पर नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
आम भारतीय नागरिक के लिए वैश्विक दरवाजे कितने खुले हैं, इसकी एक झलक हमें पासपोर्ट की ताकत से मिलती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 80वां स्थान मिला है। इस रैंक का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इस इंडेक्स का सीधा मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले कितने देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। 2026 की रैंकिंग में सिंगापुर पहले नंबर पर है। और हमारा 80वां स्थान? हमारा 80वां स्थान एक मिली-जुली तस्वीर पेश करता है। ये दिखाता है कि भारत के राजनयिक संबंध मजबूत हो रहे हैं और हमारी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है, खासकर जब हम विकसित देशों से अपनी तुलना करते हैं। ये रैंक किसी देश की सॉफ्ट पावर का एक सीधा बैरोमीटर होता है। तो कुल मिलाकर वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में गुंजाइश है। चलिए अब आखिर में भविष्य की बात करते हैं, और भविष्य मतलब टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। रिलायंस जियो ने पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत के टेक्नोलॉजी परिदृश्य में एक बड़ा कदम हो सकता है। अभी तक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले या तकनीकी रूप से दक्ष लोगों तक ही सीमित रहा है। हाँ, ये एक तरह की बाधा रही है। जियो का ये प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया है और इसका सबसे बड़ा दावा है कि ये कई क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा। ये एआई को लोकतांत्रिक बनाने की एक कोशिश है। इसका मतलब? सोचिए, अगर कोई किसान अपनी स्थानीय भाषा में एआई से खेती के बारे में सलाह ले सके या कोई छोटा दुकानदार अपनी भाषा में बिजनेस चला सके। मतलब ये एआई को आम आदमी तक ले जाएगा। एग्जैक्टली। इसके साथ ही गुजरात के जामनगर में एक एआई रेडी डेटा सेंटर बनाने की घोषणा भी हुई है। ये दिखाता है कि भारत अब एआई का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बनना चाहता है। तो ये एआई को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाने की एक कोशिश है। ये तो वाकई एक बड़ी सोच है। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि भविष्य का भारत कैसा होगा, जहां तकनीक सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि गांव-गांव तक पहुंचेगी और लोगों की अपनी भाषा में उनसे बात करेगी। तो आज हमने जो भी बातें की, त्रिपुरा के सोलर एटीएम से लेकर जियो के एआई प्लेटफॉर्म तक और राजस्थान की जैविक पंचायत से लेकर यूएन में भारत की अध्यक्षता तक, इन सब को जोड़कर क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये है कि भारत एक साथ कई क्रांतियों से गुजर रहा है। तो दोस्तों, ये थे 16 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? Which became India's first fully paperless district court? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।